हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम 8 सितंबर को मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में सरबराही इजलास बुलाती है और उसमें अब हतमी फैसला होना है, हतमी लॉन्ग मार्च का किस तरह करना है, क्या ड्यूटियां लगनी है। अब बिलावल साहब एक और बात करते हैं, वो तंज के तीर चला रहे हैं कि जी देखते हैं फिर लॉन्ग मार्च से पहले कुछ इस्तीफे आ जाएं, ऑपोजिशन उलझन का शिकार है। पीपल्स पार्टी जब तक साथ थी तब तक कामयाबियां थीं, सेनेट इलेक्शन में भी कामयाबियां नजर आ रही थीं, जलसे भी बड़े बड़े हो रहे थे, इमरान खान को भी इत्तेमाद का वोट तक लेना पड़ गया, बड़ी हलचल मची हुई थी। आज अब जब ये यानी हर एक ने 1.5 इंच की मस्जिद अगर आप बना लिया अलग, तो वो किस तरह से ये सब कुछ होगा। ये तो अपोजिशन के अपने अंदर बड़ी बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं। उसामा गाजी साहब, आप ये देखें कि जो तो 2-3 रोज पहले जलसा हुआ है वो और पीडीएम का जलसा, उसमें बड़ा वाज़े फर्क है। पीडीएम का जलसा छोटा था, ये जलसा, ये जो उस वक्त जो जॉइंट पीडीएम थी यानी कि पीपल्स पार्टी समेत, उनका जलसा छोटा था। ये परसों होने वाला जलसा उससे बड़ा जलसा था सर। ये और मेजबानी जेयूआई के पास थी और वो गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पीपल्स पार्टी ने लास्ट टाइम की थी, तो इनके पास मदारिस और वो एक तंजीम ज्यादा स्ट्रांग है शायद। वो देखें, वो भी है, लोग जो जिन इश्यूज के ऊपर इस जलसे में बात हुई है वो अवामी इश्यूज हैं, इस वजह से भी वहां पे ये जो बातें की गई हैं उसको सुनने के लिए भी लोग गए हैं। कराची आपको पता है कि सोचने समझने वाले लोगों का शहर है और कराची में लोग बात सुनने के लिए आते हैं। जो भी कोई जमात जाए तो वहाँ उनका वो अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो वो उनको सुनाई गई हैं बातें, उनको बताया गया है लोगों को। और उसके बाद अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, देखें उस वक्त बिट्रे किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त किसी और जमात ने बिट्रे नहीं किया था। लेकिन इस वक्त अगर वो ये बेताबियां लग रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वो दोबारा से किसी तरह कहते हैं कि हमें साथ शामिल कर लें या हम जो है वो मौलाना साहब के साथ चलते हैं। अभी 2 जमातें जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF मौलाना फजल रहमान वाली, ये अभी इस चीज को लीड कर रही हैं। अभी इनका जो पहले उसमें 8 सितंबर को जो हो रहा है उसमें ये फैसले करेंगे कि छोटे छोटे जलसे, छोटी छोटी जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, शहरियों को उनको गरमाना और लोगों के साथ बातें करना और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करना, तो ये चीजें शुरू की जाएं। तो पहले ये एक दौर होगा जिसमें छोटे बड़े शहरों में कुछ रैलियां, कुछ जलसे, कुछ लोगों से राब्ते ये होंगे, फिर आगे जाके ये किसी और फैसले की तरफ जाएंगे। शायद उस वक्त तक कुछ और हालात जो हैं वो ऐसे हो जाएं कि उसमें इस तरह की नौबत ना आए कि कोई बड़ा जो पड़ाव है वो इस्लामाबाद या किसी और जगह करना पड़े। तो ये चीजें हैं क्योंकि सब लोगों का एक मतम नजर है। अब हुकूमत गिराना किसी का मतम नजर नहीं आ रहा किसी भी पार्टी का। वो सिर्फ ये अब इसके ऊपर आ रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वो ईवीएम के बगैर हो। मैं बार बार एक एम्फसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ एक लफ्ज पे कि ईवीएम के बराबर हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं ना हो, ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर इंतखाब ये चाहते हैं और यही इनका मुतालबा है। और बाकी जो जमातें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं आस्ता आस्ता और पॉलिटिक्स जो है वो चार्ज हो रही है। अच्छा बाबर साहब, ये इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने पंजाब में तब्दीलियां कर दी हैं। राजा परवेज अशरफ साहब को पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब का सदर बना दिया, दीगर ओहदेदारान का तयन कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी भी इसी तैयारी की वजह से कर रही है, जिस तरह नून लीग तंजीम 9 की तरफ है, तो यहाँ पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ तब्दीलियां चाहती है, कुछ यहाँ भी वोट बैंक उनका बने। देखें, यहाँ पर एक इलेक्शन हुआ था चिन्योट में शायद, वहाँ पर पार्टी ने का जो कैंडिडेट थे गुलाम हबीब कलियारा, ये इलेक्शन जो था ये नून लीग ने जीता था और उसमें गुलाम हबीब कलियारा साहब जो थे उनको 227 वोट पड़े थे। क्या टोटल 227 वोट पड़े थे, जबकि वहाँ पर टोटल जो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन थे वो 255 थे और फिर पार्टी को जो वोट पड़े थे वो 227 थे और फिर पार्टी का कैंडिडेट
ये तो पता नहीं क्या 9वें नंबर पर आया था। उस पर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, जब रिजल्ट उनके सामने आया, नून लीग वाले को 73,000 वोट पड़े, पीटीआई वाले को 66,000 वोट पड़े, उसके बाद टीएलपी को शायद 7,500 वोट पड़े और फिर पार्टी के कैंडिडेट को 227 वोट पड़े। तो उस वक्त चूंकि जो टिकट था वो मुकम्मल मुशावरत से दिया गया था, कायरा साहब की और मंजूर साहब की, जो मंजूर साहब जो सेक्रेटरी थे, इनकी मुशावरत से टिकट दिया गया था। और पता ये चला कि फिर पार्टी का जो कैंडिडेट था वो पीटीआई के कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट बना हुआ था एक जगह पे, और वो साथ पीटीआई का कैंडिडेट भी था और साथ पीटीआई का पोलिंग एजेंट भी था। तो उस पर पार्टी के अंदर बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ये किस तरह के कैंडिडेट को टिकट दिया गया जिससे भी पार्टी की इतनी बेइज्जती हुई। और ये भी है कि जी हमारा जो कैंडिडेट था वो पीटीआई का झंडा लेके पीटीआई का जनाब वो पोलिंग एजेंट बना हुआ है। तो कायरा साहब और मंजूर साहब से इस पर वजाहत तलब की गई थी और उसके नतीजे में उनसे कहा गया था कि आप दोनों डिज़ाइन कर दें। दूसरी बात यह है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब वो ये चाहते हैं कि पार्टी को पंजाब में वाइब्रेंट किया जाए। यूसुफ गिलानी जो है वो भी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं और राजा साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। गिलानी साहब जो थे उनको अब जो है सेनेट का इलेक्शन लड़वाया गया, ऑपोजिशन लीडर, उनको ऑपोजिशन लीडर बनवा दिया गया। राजा साहब जो है उनको पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर बनवाया गया। दोनों जो है बड़े वाइब्रेंट हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बेतहाशा उन तरक्याती काम करवाए गए, बेतहाशा लोगों को उन्होंने नवाजा है। तो सारी बात उनका एक इन्फ्लुएंस है। अब जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि ये दोनों जो साबका प्राइम मिनिस्टर्स हैं ये दोनों अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और फिर पार्टी को पंजाब में मजबूत करें जी। और दूसरी बात यह है कि ना कायरा साहब किसी असम्बली का हिस्सा थे, ना चौधरी मंजूर साहब किसी असम्बली का हिस्सा थे, ना वो इलेक्टेड थे, दोनों हारे हुए कैंडिडेट थे। तो बेहतर ये था कि उनकी जगह पे ऐसे बंदे सामने लाए जाएं जो पार्लियामेंट के अंदर जिनकी आवाज़ है। तो इसीलिए इन दोनों का इंतखाब किया गया, राय साहब का किया गया, उसके बाद मुर्तज़ा साहब का किया गया। मुर्तज़ा साहब बड़े वाइब्रेंट है पंजाब में, बड़े एक्टिव हैं। तो कोशिश ये है कि ऐसे जो लोग इलेक्टेड हैं और जिनका कोई इन्फ्लुएंस है उनको इस्तेमाल किया जाए पार्टी को पंजाब में वाइब्रेंट करने के लिए, यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने। अब पीडीएम पर आ जाएं। 8 को ये इजलास हो रहा है, लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी फैसला होना है। पीपल्स पार्टी तो नजर नहीं आ रही, वो अपनी अलग तैयारियां कर रही है। उनकी तैयारी लगता है इलेक्शन किया, वो किसी तरह का कोई एहतजाज इस किस्म का कोई लॉन्ग मार्च का। मैं गुलाम मुद्दा साहब से 1 मिनट लूंगा। नून लीग का फिलहाल लाहौर में या पंजाब में वो किसी मूड में नहीं है लॉन्ग मार्च करने के। लाहौर की जो मैंने सारी चीजें देखी हैं, अभी तक कोई बंदा किसी मूड में नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च। फजलुर रहमान साहब पहले भी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपने बंदे ले आएंगे, उनका यहाँ पे इस्तकबाल हो जाएगा। लेकिन नून लीग से जरा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्राउड इकट्ठा करके इस्लामाबाद की तरफ जाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा। और दूसरी चीज शहबाज शरीफ का मैं आपको बता दूं, मैंने कई दफा उनको देखा है, वो यहाँ पर कोर्ट में भी पेश होते हैं। वो उनके घर के बाद 10 नून लीग के वर्कर चले जाए, नारे लगाना शुरू हो जाए तो वो गुस्से में आ जाते हैं। वो इस तरह की सियासत के हक में है ही नहीं। वो किसी और सियासत, उनको पता है कि सियासत के रास्ता कौन सा है, कौन सी ऐसी सड़क है जो सियासत की जो इक़्तिदार की जाती है। तो वो उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिनकी वजह से इक़्तिदार में आ सकते हैं। ये जो कॉर्नर मीटिंग, ये जल्द से ये लॉन्ग मार्च, ये एहतजाजी मार्च, इसके वो हक में नहीं है। तो शहबाज शरीफ के होते हुए मुझे नहीं लग रहा कि नून लीग कभी किसी किस्म का लॉन्ग मार्च करेगी। हाँ, कल अगर मरियम परवेल कर जाए और मरियम आगे आ जाए, शहबाज शरीफ फिर पसे पुश चले जाएं, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मरियम को इस तरह का डिसीजन ले लें, शहबाज शरीफ इस तरह का डिसीजन। और गुलाम रज़ा साहब कल के प्रोग्राम में कह चुके हैं 15 सितंबर की तारीख ये बड़ी अहम है। 15 सितंबर तक शहबाज शरीफ साहब कुछ कर जाएं तो कर जाएं, वरना फिर एक लंबी ब्रेक भी उनको लेनी पड़ जाएगी, फिर उनको बिल्कुल पीछे हटना पड़ेगा। इसी में आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो फिर पीडीएम के जलसे में तो नहीं गई, लेकिन फिर बीमारी के बावजूद कहा गया कि चूँकि बीमार हैं इस वजह से अभी बेहतर हुई हैं तो नहीं पीडीएम के जलसे में गई, लेकिन इस्लामाबाद वहाँ पर पेश हो गई। और अंदर अदालत के हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर जो अदालत के अंदर जो मंजर हुआ वो अच्छा नहीं था कि एक वक्त में ये भी बात सामने आई कि जी रिमार्क सामने आया कि जमानत फिर खत्म ही हो जानी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।